नमस्कार। मैं हूं प्रज्ञा चतुर्वेदी और आप सभी का बंसल न्यूज की खास पेशकश में बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन गर्ग, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है। डॉक्टर नितिन गर्ग, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, तो जैसा कि दर्शक आप सभी जानते हैं, विश्व ब्रेन ट्यूमर जागरूकता सप्ताह पर आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में और उससे जुड़े निदान के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। आप अपने सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर नितिन गर्ग से। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि विश्व ब्रेन ट्यूमर सप्ताह के बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। ये कब मनाया जाता है और ये कब शुरू हुआ है? राइट। सो ये हर साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इसे मनाया जाता है। पूरा एक हफ्ता ये चलता है। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अलायंस, ये एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि पूरे विश्व के करीबन 75 ब्रेन ट्यूमर से संबंधित जो एडवोकेसी ग्रुप्स हैं या संगठन हैं जो ब्रेन ट्यूमर से संबंधित पेशेंट्स को हेल्प करते हैं। सो ऑलमोस्ट अराउंड 75 ग्रुप्स हैं पूरे दुनिया के, जिसका ये एक संगठन है। ये यूनाइटेड किंगडम या लंदन में बेस्ड है। सो इन्होंने जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रेन ट्यूमर से संबंधित बीमारी से, उसके इलाज से, उसकी रिकवरी से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया था। ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन प्रकार का ट्यूमर नहीं है। अगर हम देखें तो पूरे शरीर में जो ट्यूमर पाए जाते हैं उसका मात्र 1 से 2% ट्यूमर्स ही ब्रेन ट्यूमर होते हैं। सो अगर हम भारत के स्टैटिस्टिक्स देखें तो साल में करीबन 30,000 नए ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स डायग्नोस होते हैं और किसी एक समय पर एक साल में करीबन 7 से 8 लाख पेशेंट्स होते हैं जो या तो इस बीमारी से उभर चुके होते हैं या इलाज कर रहे होते हैं। सो अगर हम दूसरे ट्यूमर्स जैसे ओरल मेलिग्नेंसीज या ब्रेस्ट कैंसर से कंपेयर करें तो ब्रेन ट्यूमर्स की संख्या काफ़ी कम होती है और इसी के चलते कहीं ना कहीं हमारे समाज में इसकी अवेयरनेस या जागरूकता बहुत कम है। सो इसी को एड्रेस करने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। जी डॉक्टर, सवाल ये भी है कि आखिर ये सप्ताह, जागरूकता सप्ताह जो हम मना रहे हैं, वो मनाया क्यों जाता है और इस सप्ताह को मनाने का मेन पर्पस क्या है? राइट। सो देखिए, ब्रेन ट्यूमर का एक डायग्नोसिस सुनते ही पेशेंट, उनके परिवारजन या समाज में अगर हमारे कोई परिचित हैं या कोई फ्रेंड्स या किसी सर्कल में ये डायग्नोसिस होता है तो एकदम एक प्रकार का भय आता है या फियर आता है। साथ में और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस या भ्रांतियाँ भी जुड़ी हुई होती हैं और इसके चलते जो एक कठिन परिस्थितियाँ आती हैं पेशेंट और उनके फैमिली के सामने, जिससे उन्हें फेस करना होता है, इनका सामना करना होता है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मनोसामाजिक कठिनाइयाँ भी आती हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ताकि इसके इलाज के क्या क्या साधन हैं, क्या इसमें इलाज इजी है या डिफ़िकल्ट है, तो अगर हमारे समाज में इसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता होती है तो कहीं ना कहीं आगे चल के जब कोई भी इस बीमारी से डायग्नोस होता है तो उन्हें एक संयम रहता है कि हाँ, रह सकेगा कि हाँ, इस बीमारी का उपचार है, यहाँ पे हो सकता है और इसके रिज़ल्ट्स भी ठीक रहते हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये वीक मनाया जाता है। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो व्यवस्थाओं को पॉलिसी इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इस ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड व्यवस्थाओं को सुधारने में भी ये जागरूकता बढ़ाता है। अगर हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो ज़्यादातर इस बीमारी का इलाज बड़े शहरों में उपलब्ध है, बट जैसे हम छोटे शहरों में जाते हैं तो उसकी सुविधाएं काफ़ी कम रहती हैं और पेशेंट्स को काफ़ी बार अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाने की आवश्यकता पड़ती है। उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि सुविधाएं या जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो जो उपकरणों की आवश्यकता है, वो छोटे शहरों में अभी भी उपलब्ध नहीं है।
इस जागरूकता सप्ताह से जब अवेयरनेस बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स के ऊपर भी एक प्रकार का दबाव आता है कि नहीं, ये बीमारी का भी हमें व्यवस्थाएं अरेंज करनी होंगी। सो इसी कारण से ये स्पेशली एक पूरा वीक का डेडिकेट किया हुआ है इन पेशेंट्स और इस बीमारी के लिए, ताकि हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो, अवेयरनेस हो, और एक जो डर है और जो काफ़ी भ्रांतियां हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाए, जिससे कि इलाज लेने में काफ़ी आसानी होती है। जी डॉक्टर, धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि ब्रेन ट्यूमर को मस्तिष्क कैंसर भी कहा जाता है, तो इसके लक्षणों की बात करते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? राइट। सो देखिए, 3-4 मुख्य लक्षण होते हैं, जिसमें अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो आपको आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। सबसे पहले होता है हेडेक। नाउ हेडेक में मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। कहीं ना कहीं हम सभी को हेडेक होता है। सो सबसे कॉमन कारण हेडेक का होता है माइग्रेन, टेंशन, सही समय पे खाना नहीं खाना, रोशनी, चश्मा लगा हो। सो ये हेडेक जो होता है ब्रेन ट्यूमर से संबंधित, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का हेडेक होता है। जनरली ये 2-3 महीने से डेवलप होता है। ये सीवियर होता, काफ़ी तेज़ होता है, रुक रुक के होता है। अर्ली मॉर्निंग सुबह 3-4 बजे इस सर दर्द की वजह से आपकी नींद टूट सकती है, और हेडेक की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सो ये हेडेक अन्य प्रकार के जो क्रॉनिक हेडेक्स हैं जो सालों साल चल रहे हैं उससे एकदम अलग होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार हमारे पास पेशेंट इसी डर से आते हैं कि हमारा हेडेक 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, ठीक नहीं हुआ, क्या ये ब्रेन ट्यूमर से तो नहीं है। तो ज़्यादातर ये ट्यूमर से संबंधित हेडेक्स कुछ ही हफ्तों या कुछ ही महीनों के हेडेक्स होते हैं, जो पहले कभी किसी को उस पेशेंट को नहीं हुए हों। साथ ही हेडेक के साथ 2 चीज़ें और होती हैं जो इसकी एक टिपिकल फीचर है। वो होता है जब सीवियर हेडेक होता है, तेज़ होता है, तो उस समय उल्टी होना या आँखों में धुंधलापन छाना या ब्लैकआउट्स होना। सो ये इसका एक टिपिकल फीचर्स हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो एक सिम्टम होता है कभी कभार ट्यूमर की वजह से हाथ पैर में कमज़ोरी आना, ना जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं। अगेन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि नॉर्मली जो पैरालिसिस का कारण होता है वो ब्रेन स्ट्रोक होता है, खून का थपका जमना या ब्लॉकेज होना। वो लेकिन सडन होता है। जो ट्यूमर से संबंधित कमज़ोरी या पैरालिसिस होता है वो कुछ हफ्तों में या महीनों में धीरे धीरे डेवलप होता है। और तीसरा, काफ़ी बार पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स को ये महसूस होता है कि पेशेंट का बिहेवियर में चेंज हुआ है, मेमोरी में फ़र्क आया है, उनके दिनचर्या में फ़र्क आया है, बर्ताव में फ़र्क आया है, जिसको हम कॉग्निटिव चेंजेस कहते हैं। जो हायर फंक्शंस होते हैं, ब्रेन के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, उसमें बदलाव आता है। सो मुख्य तौर पर ये 3 से 4 अलग अलग लक्षण होते हैं। बट अगर ये कोई लक्षण होते हैं तो एक प्रकार से पेशेंट को इम्पॉर्टेंटली ये समझना चाहिए कि इन्हें नज़रअंदाज ना करें, आप अपने डॉक्टर से मिलें ताकि आगे चल के उसके स्कैन्स कर सकें। जी डॉक्टर, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर एक जानलेवा बीमारी है, तो इससे संबंधित मैंने देखा है कि कई मरीजों में भ्रांतियां होती हैं, कई लोगों में इसको लेकर भ्रांतियां होती हैं। उनके माइंड में कई सारे डाउट्स होते हैं इसको लेकर, तो उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बहुत ज़रूरी है कोई भी बीमारी के बारे में जब ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो उसके भ्रांतियाँ बढ़ जाती हैं। और उसका रीज़न होता है कि हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कम है, या क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम है, इसीलिए एक दूसरे पेशेंट्स का इंटरेक्शन कम होता है, तो इससे भ्रांतियाँ जागृत होती हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। सबसे पहला होता है कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि सभी ब्रेन ट्यूमर्स एक प्रकार के हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। सो हर एक पेशेंट का ब्रेन ट्यूमर दूसरे पेशेंट से अलग होता है, और इसमें से करीबन 60% पेशेंट ट्यूमर्स जो हैं वो कैंसर होते हैं। सो बाकी 40% जो ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं। ये डिफरेंस समझना इसलिए ज़रूरी है कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि
किसी एक पेशेंट के परिणाम चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका रिज़ल्ट पेशेंट जिसको ये बीमारी डायग्नोस होती है उस पे डिसीजन लेने में उन्हें कठिनाई होती है। वो अपना डिसीजन उनके परिणाम के हिसाब से लेते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ट्यूमर हर पेशेंट के अलग होते हैं, उनका ट्रीटमेंट में फ़र्क होता है, उसके रिज़ल्ट्स में बहुत अंतर होता है। सो सबसे पहली भ्रांति कि ट्यूमर सब एक प्रकार के नहीं होते हैं, 100 से ज़्यादा प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। दूसरा कि कोई भी ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव नहीं है, ये हम बहुत कॉमनली फेस करते हैं। और इस की वजह से काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट जब सही समय पे आते हैं वो इसकी वजह से अपना ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं और फिर ऐसे स्टेज में आते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट में कठिनाइयाँ होती हैं। नाउ आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। हमारे जो स्कैन करने की क्षमता है, छोटे शहरों में भी आजकल सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन होता है। सो अब हम देखने लगे हैं कि हम इस बीमारी को जल्दी पिकअप करने लगे हैं, क्योंकि पेशेंट्स भी कहीं ना कहीं जागरूक होने लगे हैं कि हाँ ये लक्षण हो तो कहीं ये सिम्टम तो नहीं है, या डॉक्टर्स या फिजिशियंस भी इसके बारे में समझने लगे हैं। सो सही समय पे अगर इलाज लिया जाए तो काफ़ी हद तक ये ट्यूमर्स को हम इलाज अच्छे से कर सकते हैं। बट टाइमिंग बहुत आवश्यक है। अगर ये टाइम डिले कर दिया जाए, अगर इसमें देरी कर दी जाए तो फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। एक और भ्रांति आती है कि सर्जरी जो है बहुत कठिन होती है या जानलेवा होती है, या सर्जरी के बाद पेशेंट होश में नहीं आते हैं या पैरालाइज हो जाते हैं। सो देखिए, सर्जरी जब हम ज़्यादातर पेशेंट्स में सर्जरी की आवश्यकता होती है। कुछ ही पेशेंट्स होते हैं, करीबन 5 से 10% जिसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। ये कुछ स्पेशल ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि मेनिंजियोमास या श्वानोमास, जो बहुत छोटे रहते हैं और जिन्हें बढ़ने में बहुत समय लगता है, तो उन पेशेंट्स को हम फॉलोअप करते हैं। बट जिनमें सर्जरी की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, सर्जरी का रिज़ल्ट 2-3 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक कि ट्यूमर का साइज़ क्या है, दूसरा किस जगह पे केंद्रित है। ब्रेन में वैसे तो पूरा ही ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट एरिया मानते हैं, बट कुछ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं जिसे हम इलोक्वेंट कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये एरियाज़ ऐसे होते हैं जैसे हमारे बोलने का सेंटर, या हमारे हाथ पैर कंट्रोल करने का सेंटर, या हमारे कॉन्शियसनेस कंट्रोल करने का सेंटर। सो अगर ट्यूमर्स इन एरियाज़ के पास होते हैं तो उसके रिज़ल्ट थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, उसकी सर्जरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि सर्जरी से पहले पेशेंट की कंडीशन कैसी है, जनरल कंडीशन कैसी है। हम काफ़ी बार देखते हैं कि पेशेंट्स इन्हीं भ्रांतियों की या डर की वजह से फैमिली मेम्बर्स इतना लेट कर देते हैं कि फिर पेशेंट काफ़ी लास्ट स्टेज पे आते हैं, जबकि पेशेंट बेहोश होते हैं या बिस्तर पकड़ लेते हैं। तब सर्जरी के परिणाम या सर्जरी ज़्यादा कठिन हो जाती है। और एक आखिरी और भ्रांति मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, करीबन 60% पेशेंट्स या ब्रेन ट्यूमर कैंसर होते हैं, तो इन पेशेंट्स में सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी लेना बहुत आवश्यक होता है, जिसे हम सिकाई बोलते हैं। नाउ रेडिएशन भी, जैसे सर्जरी में बहुत एडवांसेस आए हैं, रेडिएशन या सिकाई में भी बहुत नई नई मशीनें आ गई हैं। सो एक हम कॉमनली देखते हैं कि पेशेंट सर्जरी तो करा लेते हैं बट सिकाई से बहुत डरते हैं कि सिकाई से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे या बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल की जो मशीनें हैं और जो कि छोटे शहरों में भी उपलब्ध हैं, ये मशीनें बहुत एडवांस हो गई हैं। इसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम रहते हैं और पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट रहती है, और साथ ही जो कैंसर है उसका कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है। सो ये कुछ भ्रांतियाँ हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट्स जिनकी डायग्नोसिस होती है या उनके परिजनों को निर्णय लेने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर्स होते हैं और एक तरफ ये समाज में गलत सुझाव या भ्रांतियाँ रहती हैं और उन्हें काफ़ी बार डिसीजन लेने में कठिनाई होती है। जी दर्शकों, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी यदि आपकी कोई भी समस्या है, यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो डॉक्टर नितिन गर्ग को आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं। डॉक्टर, अगले सवाल पर आते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना जाता है, तो ये आखिरकार होता क्या है, इसकी क्या और किसे आवश्यकता ज़्यादा होती है? राइट, देखिए
ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली और उनके साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे फ्रेंड्स हों या सहकर्मी हों या जहाँ वो काम करते हों, उन सभी पे इसका असर होता है। असर इसलिए कि एक तो इससे काफ़ी ज़्यादा डर बैठा होता है कि ये बीमारी का शायद इलाज नहीं है या ये बीमारी का ट्रीटमेंट हम कहाँ लें, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। सो अगर हम ट्रीटमेंट संबंधित विषयों को देखें तो जनरली आजकल डॉक्टर्स के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए काफ़ी जानकारी मिल जाती है। बट इसके साथ जो मानसिक तनाव होता है फैमिली में या पेशेंट्स के ऊपर, जो एक डर रहता है, उसको उससे उभरने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज़्म या कोई ऑप्शंस नहीं है। कहीं ना कहीं पेशेंट और फैमिली को उससे खुद ही जूझना होता है, खुद ही उससे उभरना होता है। एक प्रोफेशनल हेल्प के ज़रिए जहाँ की वो किसी से जाके इन समस्याओं का डिस्कशन कर सकें, इन समस्याओं से उभरने की क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या साधन हैं, इसके बारे में डिस्कस कर सकें। ये अभी हमारे देश में इसके बारे में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं। सो एक तरफ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जिसकी तो सुविधाएं हैं, जिसकी जानकारी है, बट उसके साथ जो मानसिक तनाव होता है बीमारी को लेके, उसके परिणाम को लेके, उसके आगे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसको लेके उसे कोई अच्छे सही प्रकार से या प्रोफेशनल प्रकार से उसको कोई एड्रेस नहीं कर पाता है, उसका कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। सो इसी के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ अगर हम देखें, जैसे अमेरिका या यूरोप में, तो वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है जहाँ पे इन चीज़ों के लिए भी उन्हें समाधान मिलता है। उन्हें डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं, साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध होते हैं, जो कि उनकी नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उसके लिए उन्हें समाधान प्राप्त करते हैं। सो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इससे जो उनकी जर्नी है, जो ट्रीटमेंट और उसके बाद रिकवरी का जो समय है, जो पीरियड है, उसमें काफ़ी हद तक उन्हें संयम मिलता है, काफ़ी हद तक उन्हें इसको क्रॉस करने में बहुत आसानी होती है। और ये सपोर्ट पेशेंट्स को देना चाहिए, पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स को देना चाहिए, किसी भी पेशेंट के पेरेंट्स या उनके बच्चों को या वाइफ को या हस्बैंड को। और साथ ही कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को भी इसके लिए थोड़ा सा सेंसिटाइज होना चाहिए, थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि हाँ, ये कोई ऐसी इतनी गंभीर बीमारी नहीं है कि कोई इसे छुपाए या कोई इसे डिस्कस करने में घबराए। इसलिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता है। जी, तो डॉक्टर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सवाल यही उठता है कि इसको कैसे पेशेंट्स को दिया जा सकता है, कैसे आप किसी पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर सकते हैं? राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जॉइंट फैमिलीज़ का। जॉइंट फैमिली जहाँ पे 2-3 जनरेशन के लोग एक साथ रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, बच्चे, चाचा, ताऊ। सबसे पहला स्टेप होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट का फैमिली के अंदर, कि फैमिली ही एक दूसरे से खुल के डिस्कस करे इस प्रॉब्लम के बारे में, क्या क्या उनके डाउट्स हैं, क्या क्या डर हैं। हम काफ़ी बार देखते हैं कि पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता है। रिलेटिव्स घबराते हैं कि हम पेशेंट को पूरी डिटेल्स ना बताएं, और एज अ डॉक्टर हमें काफ़ी अजीब लगता है कि जिस पेशेंट पे हम ऑपरेशन करने वाले हैं या जिसका हम इलाज करने वाले हैं, उन्हें ही ये चीज़ के बारे में, उनकी ही बीमारी के बारे में नहीं पता है। या काफ़ी बार पेशेंट की वाइफ होती हैं या उनके बच्चे होते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती है इस बीमारी की। सबसे पहला स्टेप है कि फैमिली, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली है। वहाँ से ये एक पहला कदम होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट का, एक दूसरे के लिए। दूसरा सपोर्ट सिस्टम होता है प्रोफेशनली, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, जो कि आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से ये हेल्प कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है कि जो आपके काउंसलर हैं वो अस्पताल में हैं, और जैसे ही आप अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए आते हैं या इलाज के दौरान भर्ती होते हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट भी साथ में आके आपसे और आपके फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते हैं। इसे हम रियल टाइम साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि जहाँ पे ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो गया है और फिर उसकी रिकवरी के समय जब पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इश्यूज फेस हो रहे हैं, उस समय हम साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें। सो पहला ऑप्शन ऑब्वियसली बेटर होता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर आपके साथ शुरू से जुड़े होते हैं। सो वो आपकी पूरी समस्याओं के बारे में जानकार रहते हैं और उसमें जो भी मिसिंग लिंक्स हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं। और तीसरा ग्रुप है जो कि अगेन वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जहाँ पे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, तो पेशेंट ही एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स कहते हैं। सो ये तीन प्रकार से हम मुख्य तौर पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जी डॉक्टर, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं पन्ना से, तृप्ति नाम है उनका। तो तृप्ति, अगर आप तक आवाज़ आ रही है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर सर। सर डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी, हमारे सिर में ये लेफ्ट में साइड में 15 दिन से बहुत ज्यादा दर्द है। सिर्फ एक नस में दर्द होता है, बहुत असहनीय दर्द होता है। कोई ट्रीटमेंट से भी, दवाई अपन कोई सेरेडोन वगैरह लो, उससे भी ठीक नहीं होता। राइट। सो देखिए, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, आपको ये सिर्फ 15 दिन से है दर्द, एक साइड में है, तो हमारी सलाह है कि एक बार आप न्यूरो के स्पेशलिस्ट को दिखाएं। सेरेडोन एक सिंपल पेन किलर है, ज़्यादातर हेडेक्स उससे ठीक हो जाते हैं, बट अगर आपका हेडेक इससे ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार न्यूरो स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ताकि क्लिनिकल असेसमेंट कर सकें कि ये किस प्रकार का हेडेक है, और अगर कुछ और जांच करने की आवश्यकता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन हो सके। जी डॉक्टर, आपने अभी कुछ देर पहले 3 ग्रुप्स के बारे में बताया था, इसी बीच आपने पेशेंट सपोर्ट ग्रुप के बारे में बताया था। तो ये होता क्या है, इसे कैसे संचालित कर सकते हैं और इसके क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, हमें बताएं। राइट। देखिए, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। जब कोई पेशेंट इस बीमारी, किसी भी बीमारी, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो या कोई और बीमारी हो, जब उससे वो इलाज के दौरान और इलाज के बाद रिकवर होते हैं, तो काफ़ी डे टू डे उनको इश्यूज़ होते हैं, जो काफ़ी बार वो अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आइदर ये इश्यूज़ स्मॉल इश्यूज़ होते हैं या ये नॉन मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। बट जब ये पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं और जब कोई नया पेशेंट इसी जर्नी से या इसी कठिनाई से गुज़र रहा होता है, तो जब जो पेशेंट सक्सेसफुली इसको क्रॉस कर चुका है, जब वो नए पेशेंट को काउंसलिंग करता है, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब भी कोई पेशेंट डायग्नोस होता है तो एक माइंड में या उनके दिल में ख्याल आता है कि मुझे ही ऐसी बीमारी क्यों हुई है, खासकर ब्रेन ट्यूमर को लेके। बट जब वो और 10 लोगों से मिलता है जो इस बीमारी से निजात पा चुके हैं या जो इसका इलाज ले रहे हैं या इलाज ले चुके हैं, तब उसे एक बहुत संयम मिलता है कि हाँ, मेरे जैसे और भी पेशेंट्स हैं जो मेरे साथ बैठे हैं, जो अपना रूटीन काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पा रहे हैं। सो उस कॉन्फिडेंस या उस चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है, वो पेशेंट ही एक दूसरे को दे सकते हैं। इसीलिए इसको पेशेंट सपोर्ट ग्रुप कहा जाता है, जहाँ की पेशेंट्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं डिफ़िकल्टी से उभरने के लिए। और ये पेशेंट तक सीमित नहीं रहता है, ये पेशेंट्स और उनके परिवारजनों का भी रहता है, क्योंकि कभी कभार फैमिली मेम्बर्स की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जब उस पेशेंट का ख्याल रखते हैं, उसके साथ साथ उन्हें अपना भी ख्याल, अपने फैमिली का भी ख्याल, प्रोफेशन का भी ख्याल रखना होता है, तो उनके कुछ अलग इश्यूज़ होते हैं। सो इसी पेशेंट सपोर्ट ग्रुप में केयर गिवर सपोर्ट ग्रुप भी होता है, कि जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी एक दूसरे से मिलके समझते हैं कि अच्छा, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आई हैं और हमने इसको कैसे ठीक किया है। सो इसलिए पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसे कैसे संचालित कर सकते हैं? सो कहीं ना कहीं यहाँ पे सामाजिक संस्थाओं का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है,
जी। क्योंकि काफ़ी बार डॉक्टर्स अपने रूटीन दिनचर्या में इतना बिजी होते हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। सो हम लोग इसमें ये सजेशन देते हैं कि डॉक्टर्स के साथ ही कोई नर्स जो समझ लीजिए ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स को रेगुलरली देखती हैं, या कोई काउंसलर या कोई साइकोलॉजिस्ट, ये अगर आपकी टीम में हो तो ये जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है ये उनको एक दूसरे से पेशेंट्स को जुड़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सब पेशेंट्स की जर्नी को हेल्प किया है, जर्नी के समय हेल्प किया है। सो उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है जी, तो इस पेशेंट सपोर्ट सपोर्ट ग्रुप काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जी। हम लोग एक और सजेशन देते हैं कि एक तो आजकल कोविड के चलते मोस्टली फ़ोन पे होता है, काफ़ी बार व्हाट्सएप पे होता है, बट जब कोविड से पहले अगर हम देखें तो एक फ़िज़िकल मीटिंग होती है महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, जहाँ पे सब एक साथ आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट या न्यूरो नर्स का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन सबको एक साथ जोड़ने का। जी, तो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बातें आपने हमसे और हमारे दर्शकों से साझा की, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राइट, नमस्कार। जी, तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी और समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।